जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी लोग? झकास। कितने लोग झकास एक बार बता सकते हैं? चलिए एक बार आप सभी के लिए शानदार तालियां हो जाएं। एक बात समझ में नहीं आती कि जब हम आरसीएम की किसी मीटिंग में जाकर लोगों को पूछते हैं कैसे हो, तो लोगों का जवाब रहता है कि झकास बिंदास। चाहे वो अनेगा के पूछो, विश्रामपुरी में पूछो, या कांकेर में पूछो, चारमो में पूछो, आरसीएम के किसी भी मीटिंग में पूछो तो जवाब मिलता है झकास और बिंदास। लेकिन जब बाहर में किसी व्यक्ति से पूछो, किसान से पूछो, तो किसान बोलता है अभी कट रही है क्योंकि बारिश इस बार अच्छी शुरू में हुई नहीं, अभी तो हो रही है ना। नौकरी करने वाले से पूछते हैं तो वो बोलता है जिंदगी कट रही है, सरकार पूरा तनख्वाह नहीं दे रही है, कम दे रही है। किसी दुकानदार से पूछते हैं तो अभी धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मंदा चल रहा है क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन था, पता नहीं, लोग परेशान हैं। लेकिन आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर जब कभी भी पूछो तो झकास बिंदास वो हमेशा खुश रहता है। कारण जानते हैं? कारण एक ही चीज है कि आरसीएम बिजनेस में वो संस्कार दिए जाते हैं, आरसीएम बिजनेस में वो सिखाया जाता है कि हम हर हाल में, हर काल में कैसे हम खुश रहें, कैसे हम मुस्कुराते रहें, ये सिखाया जाता है। आप में से कितने से लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी फोटो स्टूडियो में जाकर के फोटो खिंचवाया है? सब लोगों ने कभी न कभी फोटो खिंचवाया है। जब हम फोटो खिंचवाने जाते हैं तो फोटोग्राफर क्या बोलता है? प्लीज स्माइल। और हम क्या करते हैं? थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। थोड़ी देर मुस्कुराने से क्या हो जाता है? फोटो अच्छी आती है। हमारा फोटो हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है, हमारा फोटो थोड़ी देर के लिए। यस। और सोच लो कि हम जिंदगी में मुस्कुराना सीख जाए तो क्या होगा? हमारी पूरी जिंदगी अच्छी हो खुशियों से भरी हो जाएगी, अच्छी हो सकती है। कितने लोग हैं जो आरसीएम बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं? अब भी जानना चाहते हैं? भाई सुरेश सोरी जी को कार आ गया, आज महीने के 35-40 हजार रुपए महीने को उनकी इनकम आ रही है। आज आपके बीच में सरपंच साहब को, मरकाम जी को आज 50-60 हजार रुपए एक महीने की हाईएस्ट इनकम कितनी सर? 76 हजार रुपए एक महीने की हाईएस्ट इनकम है। नया कार ले आए, अब भी आरसीएम समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, क्यों समझ में नहीं आता आज मैं आपको बताता हूं। जब अपने गांव का, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार का व्यक्ति जब हमको बताता है ना तो हमें समझ में नहीं आता। वही बात कोई बाहर से आकर के बताए, उसको हम अच्छे से सुनते हैं और तब समझ में आता है। क्यों? वो भी एक कारण है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर टीचर है हमारे बीच में, और कोई टीचर है? अच्छा आप भी टीचर हैं सर। आपने कभी किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया? आपने भी पढ़ाया? मैंने कई टीचर को देखा 10 से 5 स्कूल में जाते हैं, फिर 10 बजे के पहले 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, शाम को आने के बाद भी ट्यूशन पढ़ाते हैं। लेकिन उनका जो खुद का बच्चा होता है ना, किसी और टीचर के पास में ट्यूशन पढ़ने जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब मैंने टीचरों से पूछा तो बोलते हैं सर अपना वाला अपनी बात नहीं समझता। यस। अपना वाला अपनी बात नहीं समझता, उसको समझाने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति को बुलाना पड़ता है, तो तीसरे कोई टीचर के पास में वो ट्यूशन पढ़ने जाता है। ठीक इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस हमारे व्यक्ति भी जानते हैं, वो सब उनको पता है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति आता है, बताता है, तो हम उसको सुनते हैं और समझते हैं। चलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं आज ये बिजनेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, क्या मिल सकता है। और हमने 5 साल तक आपके अपलाइन जो आपको बताते हैं उसको यदि आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हमें खास करना है कि इस बिजनेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी जिनकी मुलाकात है तो डिस्ट्रीब्यूटर, पर मेरे साथ में पहली मुलाकात है, मेरी मीटिंग में पहली बार बैठे। अच्छा कितने से लोग हैं जो आरसीएम की मीटिंग में पहली बार आए हैं, जिन्होंने आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया और आरसीएम की मीटिंग में पहली बार आए हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। चले आज हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी हैं जो आरसीएम की मीटिंग में पहली बार आए हैं। एक बार मैं चाहूंगा इन नए मेहमानों का एक बार हम शानदार तालियों के साथ बहुत सारे नए साथी हैं तो मैं उनको अपना परिचय बता दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लंबा सा व्यक्ति आया था, बड़ी बड़ी बात करके चला गया और कौन था क्या पता ही नहीं। उससे पहले मैं अपना परिचय बताऊं
PR साहू से छत्तीसगढ़ की धरती कांकेर शहर का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस को मैं पिछले 16 सालों से लगातार जी रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को मैं जी रहा हूँ, और जीने का मतलब खाते पीते चलते फिरते सब कुछ RCM हमारे साथ में। यदि आज कपड़े की बात करेंगे, जो कुछ मेरे शरीर में है, शरीर के अलावा बाकी चीजें हैं, वो सब कुछ RCM का है। सब कुछ मेरे, ये जो पेन है ये भी RCM का है, ये सारे कपड़े RCM का है, टाई RCM का है। अभी तो बाल चला गया है, लेकिन बाल में जो तेल लगाते थे वो भी RCM का है। चेहरे पे क्रीम पाउडर लगी है वो RCM का। सब कुछ RCM, बेल्ट RCM, मोजा RCM, जूता RCM, रुमाल RCM, ये जो पर्स है ये भी RCM का है। और पर्स के अंदर में जितना भी माल है ना, वो भी पूरा RCM है। ये कैसे संभव हो पाता है? जब हम RCM में लीन हो जाते हैं। देखिए, सफलता हमें तब नहीं मिलती जब हम RCM में आ जाते हैं, ठीक है। RCM के अंदर में जब आ जाते हैं तो सफलता हमें नहीं मिलती, लेकिन जब RCM हमारे अंदर में आ जाता है ना, तब सफलता हमें मिलना चालू होता है। तो उसके लिए आपको अपने अंदर में जुनून जगाना होगा कि सफलता लेने के लिए RCM हमारे अंदर में कैसे आए, ठीक है। वो तब होता है दोस्तों जब कहीं मीटिंग हो, मैसेज बस मिल जाए। आज तो डिजिटल का जमाना है, अपलाइन को कॉल करने की जरूरत न पड़े। आज अड़ंगा में मीटिंग है तो मुझे जाना है, आज जूम मीटिंग है रात को 8 बजे, तो अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और जूम मीटिंग मुझे अटेंड करना है, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। जब तक मेरा का भाव नहीं आएगा तब तक हम इस बिजनेस से कामयाब नहीं हो सकते। ये देश किसका है? मेरा है। मैं सबसे जवाब पूछ रहा हूँ, आप ही से नहीं। ये देश किसका है? मेरा है। आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं पीछे सबसे जवाब चाहता हूं। ये देश किसका है? हमारा है। ये गांव किसका है? ये छत्तीसगढ़ किसका है? और जब आपकी पत्नी को पूछा जाता है एक पत्नी किसकी है, तो क्या बोलते हैं? मेरी है। हमारा है तो नहीं बोलते। आपके बच्चे को पूछा जाता है तो आप बोलते हैं ये बच्चा किसका है? मेरा है। वहां पर हमारा क्यों नहीं बोलते? और RCM किसका है? हमारा है। हमारा है, इसीलिए हम RCM में कामयाब नहीं है। जिस दिन हमारा से मेरा हो जाएगा ना, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ ये अड़ेंगा का गांव किसका है? आप बोलते हैं हमारा है। हमारा मतलब यहाँ पर आजू बाजू जो भी काड़ी कचरा पड़ा हुआ है ना, भाव आता है हमारा है, तो वहां पर कोई और साफ करेगा। ये देश हमारा है, इसका मतलब हमारा, हम सबका है। तो हम क्या सोचते हैं, ये इसकी साफ सफाई अच्छे से सारा सब कुछ करने की जिम्मेवारी मेरी तो नहीं है, किसी और की नहीं, क्योंकि हमारा है। लेकिन जहां पर मेरा का भाव आता है, ये देश मेरा है, तो देश को कैसे स्वच्छ बनाना है, ये मेरे अंदर में मेरी जवाबदारी बनती है। गांव किसका है? जब मेरा भाव आता है ना, तब वो होता है। इसी तरीके से RCM बिजनेस, जैसे हम बोलते हैं पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बच्चा मेरा है। जब मेरा का भाव आता है तो फिर वो अंदर में आ जाता है, और फिर हम खुद से जवाबदारी के साथ में करना शुरुआत कर देते हैं। तो जवाबदारी बहुत जरूरी है। तो मैं बता रहा था कि इस बिजनेस को पिछले 16 साल से मैं जी रहा हूं। मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, जिसके माध्यम से इस बिजनेस का पहली बार मार्केटिंग प्लान देखने का मुझे मौका मिला। मैडम बसंती यादव जगदलपुर से हैं, जिन्होंने पहली बार इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी दी, और मैंने इस बिजनेस को करना शुरुआत किया। बेसिकली मैं किसान परिवार से हूँ, जैसे कि आप सभी भी किसान परिवार से हैं। कितने लोग हैं जो किसान परिवार से हैं? यस। जब किसानों का हाथ खड़ा होता है तो अंदर से खुशी होती है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूँ। मेरे दादाजी खेती किसानी किया करते थे, पिताजी भी करते थे, मैं भी करता था। और खेती किसानी करने में जो कुछ जितना आपको आता होगा, जो भी आप कर रहे हैं, वो सब कुछ मैंने बचपना में किया है। चाहे वो धान की रोपाई को लेकर, हल चलाने को लेकर, बुआई को लेकर हो, कुछ भी हो, भारा बांधना हो, मिसाई करना, सब कुछ मैंने किया, क्योंकि मैं भी किसान घर का लड़का हूँ। तो मेरे दादाजी खेती किसानी किया करते थे, पिताजी भी करते थे, और 7 भाई बहनों का हमारा परिवार था। सबसे मैं छोटा था। 7 भाई बहनों के परिवार, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से 7 भाई बहनों का हमारा जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ खेती के भरोसे इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कैसे हो सकता था। लेकिन आज से 40-45 साल पहले मेरे पिताजी ने एक डिसीजन लिया, और उन्होंने पार्ट टाइम के रूप में किराने के व्यापार की शुरुआत किया। और कांकेर शहर के पास हमारा गांव है,
वहाँ आसपास भी जहाँ कहीं भी हाट बाजार होता था तो मेरी माँ और मेरे पिताजी वो किराने की दुकान को लेकर के वो हाट बाजार किया करते थे। और आज से 40-45 साल पहले, जैसे आज मेरे पास में कार है, इनके पास में कार है, तो उस समय भी हमारे पिताजी के पास भी कार होता रहा होगा बाजार जाने के लिए। नौ क्या साधन रहा होगा? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। तो उस समय वो बैलगाड़ी होता था तो मेरी माँ मेरे पिताजी सुबह 4:30 बजे तैयार होकर के बैलगाड़ी से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो बाजार जाते थे। दिन का हमारे लिए जो खाना होता था हमारे 7 भाई बहनों के लिए, वो सुबह 4:30 बजे हमारी माँ तैयार करके रख देती थी। हम अपने हिसाब से उस खाना को खा लेते थे। लेकिन दोस्तों, रात का जो भोजन है बहुत इंतजार करने के बाद मिलता था, क्योंकि जब हमारी माँ रात को 8:30 बजे आती थी तब जा करके वो खाना बना करके हमें खिलाती थी। और आप समझ सकते हैं कि आज से 40-45 साल पहले खाना बनाने का सिस्टम क्या आज की तरह नहीं। गैस ऑन करो 10 मिनट में पक जाए? नहीं, वो चूल्हा जलाया करते थे लकड़ी से। 1-1.5 घंटा और आने के बाद इंतजार करने के बाद में वो हमें भोजन मिल पाता था। ये हमारी परिवार की दिनचर्या थी, सोमवार से लेकर शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन का। शनिवार का जो दिन होता था वो मेरे पिताजी कांकेर शहर पास में है, वहां पर वो पूरे सप्ताह भर के लिए बैलगाड़ी लेकर के वो सामान खरीदने जाते थे। और संडे का जो दिन होता था मेरे पिताजी को आराम करना चाहिए था, वो आराम नहीं करते थे। जिस सेठ की दुकान से सामान लेकर के आते थे उस सेठ की दुकान में वो संडे के दिन काम करने जाते थे। दोस्तों, मैं बहुत छोटा था पर मुझे अच्छे से पता है एक दिन की उनको जो मजदूरी मिलती थी मात्र 6 रुपए की होती थी। मेरे से उम्र में जो लोग बड़े हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय में 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए एक दिन की मजदूरी मिलती थी। यस। 6 रुपए मिलता था। मैं बहुत छोटा था पर ये मन ही मन सोचता था कि आखिर हमारे माता पिता इतनी मेहनत क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते गया, एक बात समझ में आने लगी कि हम सबके माता पिता जो इतनी मेहनत करते हैं वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? Yes. तो आज मैं अपने माता पिता को स्टेज से प्रणाम करना चाहूंगा। साथ में आप सभी के माता पिता को मैं स्टेज से प्रणाम करना चाहूंगा कि जिनकी त्याग, कुर्बानी और तकलीफों की वजह से पता नहीं कितनी परेशानियां उन्होंने झेला है। वो खुद गीले पे सो करके हमें सूखे पे सुलाया है। पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है, तब जा करके आज इस जहां का हम आनंद ले पा रहे हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पा रहे हैं। यस। तो धीरे धीरे मैं बड़े होते गया, एक बात मुझे समझ में आने लगी। आज हमारे माता पिता जो सुविधाएं हमें नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे कपड़े हमें नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा खाना हमें नहीं खिला पा रहे हैं, समय पे खाना नहीं खिला पा रहे हैं, मेरे अंदर में एक सपना जगा कि आने वाला समय में कुछ ऐसा काम करना है जिन चीजों को, जिन सुविधाओं को, जो कपड़ा आज हमारे पिताजी हमारे माताजी हमको नहीं दिला पा रहे हैं, आने वाला समय में हमारे बच्चों को वो तकलीफ उठाना ना पड़े। जीवन में कुछ ऐसा काम करना है, ये मन में बिल्कुल बना रहता था। इस तरीके से अंदर में एक सपना जगा, भाव जगा। और दोस्तों, बचपन से ही मैं ड्रीमी था, मैं सपने देखता था कि मुझे बड़ा होकर के कुछ बड़ा करना है, बहुत पैसा कमाना है और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, माँ बाप को बुढ़ापे के समय उनका सहारा बनना है, कभी तकलीफ आज जो उठा रहे हो तकलीफ उठाना ना पड़े। और दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मिडिल स्कूल जब मैं क्लास 6, 7, 8 में पढ़ता था, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास, क्या उम्र होती है? क्या उम्र होती है सर? 12-13 साल की उम्र होती है। यस। 12-13 साल की उम्र जब होती थी, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता था, गर्मी छुट्टी होती थी, गांव में शादी विवाह होता था, उस शादी विवाह में मैं पान की दुकान लगाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था, जबकि वो वक्त होता था खेलने कूदने का। यस। थोड़ी सी मैं बड़ी क्लास में गया, जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, तो अपने दोस्तों के साथ में इधर भी मड़ई मेला सीजन चालू होगा दिसंबर से, Yes. उधर भी मड़ई मेला अपना हो जाता है, बिल्कुल दिवाली के बाद से चालू हो जाता है। तो स्कूल से आधा समय में स्कूल से भाग करके निकल करके हम जाते थे और मड़ई मेला में साइकिल स्टैंड लगाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। जब मैं बड़ी क्लास में गया, कॉलेज में गया, तो कॉलेज में जाने के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। और उसी समय जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो बचपन से ही अंदर से एक सपना तो था कि बड़ा होकर कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, बहुत पैसा कमाना है। मैं सोचता था क्या करूं। उसी समय LIC के बारे में मुझे जानकारी मिली। LIC जानते हैं जी? यस। सरकारी संस्था है, भारतीय जीवन बीमा निगम। Yes. LIC के बारे में मुझे जानकारी मिली कि एक बहुत अच्छी संस्था है जिसमें आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। कई लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा पैसा बना रहे हैं। काम क्या है? LIC की पॉलिसी को लोगों के पास में ले जा करके उसको बेचना
और उसका जो प्रीमियम भरेंगे उसका आपको कमीशन मिलेगा। कई लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, आप जिस तरीके से सोच रहे हैं कि जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप LIC के काम से सफल हो सकते हैं। 3 साल तक मैंने पढ़ाई करते करते LIC के काम को किया, 4 साल तक मैंने फुल टाइम किया, 7 साल LIC को काम को करने के बाद मुझे कहीं से भी मेरे सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि मुझे पता नहीं कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होती है, जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होती है, ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सही बात है। Yes. तो उनकी गॉड की प्लानिंग थी। मैं LIC की मीटिंग में जगदलपुर शहर गया हुआ था और उसी समय 24 नवंबर 2004 की घटना है। पहली बार आरसम बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी मिली। मैडम बसंती यादव जी के माध्यम से ये जानकारी मिली। आदरणीय सचिन अग्रवाल जी ने पहली बार आरसम बिजनेस का ये मार्केटिंग प्लान मुझे दिखाया। मैंने शुरुआत किया बिजनेस को लेकर के। कई सारे लोगों के पास में इस बिजनेस को, मैं काफी एक्साइटेड था, मैं एग्रेसिव था। अब ये मुझे बिजनेस मिला हुआ है, प्लान को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था सच में मैं इस बिजनेस से मैं अमीर बन सकता हूँ। मैं काफी एक्साइटेड था बिजनेस को करने के लिए, अग्रेसिव था, तीव्र होकर के मैं किसी भी व्यक्ति के पास में जाकर के प्लान दिखाता था। और मैं इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को लेकर के कई लोगों के पास लेकर के इस बिजनेस के प्लान को लेकर के मैं गया। कई लोगों ने हाँ बोला, कई लोगों ने ना बोला। कुछ लोग हाँ बोले, आज उसमें से कई सारे लोग आज इस बिजनेस के टेक्निकल H1 है, रॉयल्टी H1 है। कुछ लोगों ने मना किया, आज अपनी जिंदगी में उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे आज से 16 साल पहले उनकी जिंदगी थी। उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैंने कुछ लोगों के पास में लेकर बिजनेस को गया, कुछ लोगों ने इस बिजनेस को साफ साफ मना कर दिया। बोले ये बिजनेस इस तरह का बिजनेस है, वो फालतू लोगों का काम है। आपको लगता है जी फालतू लोगों का काम है? नो। और मैंने किया तो फालतू बना क्या? नो। मैंने कहा कोई बात नहीं। कुछ लोगों के पास में जब लेकर के गया तो लोगों ने कहा हाँ यस ये बिजनेस हमें करना है। मैंने उनको मार्केटिंग प्लान दिखाया, फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उस समय 3 जोड़ी कपड़ा आता था ज्वाइनिंग के लिए। कितने लोग हैं जो 2011 से पहले भी बिजनेस कर रहे थे? क्या बात है, ये हमारे पुराने सीनियर साथी हैं। मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपने 2011 के बाद भी वापस से शुरुआत किया, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी। तो मैं एक बार आपके लिए शानदार तालियां बनती है। तो उस समय 2011 के पहले 3 जोड़ी कपड़े का किट आता था 1500 रुपए का। मेरी भी ज्वाइनिंग 1500 रुपए की किट से हुई थी। तो ये 1500 रुपए का किट आता था। तो कुछ लोगों ने फॉर्म भरा, मेरे से वो 1500 रुपए का किट लेकर के गए। आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। अंदर से बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। क्या यही है आश्रम बिजनेस? ऐसे पैसे कमाया जाता है? क्योंकि लोगों ने किट ले गए, पैसे नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। कुछ लोग हाँ बोले, फॉर्म भरे, 1500 रुपया दे गए, आज तक वो अपना किट नहीं ले गए। इस बार तो उससे भी ज्यादा बुरा लगा। क्या सोच करके उन्होंने 1500 रुपया दिया होगा? क्या सोच करके दिया होगा? ये लड़के को 1500 रुपया दे देता हूं, उसके बाद से आज का इसका मुंह बंद हो जाएगा, कभी बोलेगा नहीं। लेकिन ये जो दोनों लोग हैं ना, इनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो 1500 रुपए का किट ले गए, आज तक 1500 रुपए नहीं दिए, कोई परिवर्तन नहीं आया। जो लोग 1500 रुपए दे गए, किट नहीं ले गए, उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। पर दोस्तों मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कुछ लोग मिले जिन्होंने इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देखा, बोले आप कर रहे हैं तो हम करेंगे। क्योंकि शुरुआत में कंपनी को लोग नहीं जानते, लोग हमको भरोसा करते हैं। आप कर रहे हैं तो हम करेंगे। और लोगों ने शुरुआत किया। पहले महीना हाँ ना के बीच में बड़ी मुश्किल से 6-7 लोगों की ज्वाइनिंग हुई। और 1 महीना पूरा होने के बाद दूसरे महीना हमारे घर में एक छोटी सी इनकम आती है आश्रम बिजनेस से। वो इनकम थी 604 रुपए। आपने देखा होगा आज हमारे बीच में टेक्निकल H1 रॉयल्टी H1 बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सब ने यही कहा कि पहली इनकम, किसी ने नहीं बताया कि मेरे घर में पहली इनकम 50,000 रुपया। किसी को आया था? नो। किसी को 144, 244, 512, 1000, 2000, बस इतना ही आया। मुझे भी एक छोटा सा इनकम आया 604 रुपए। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इतनी खुशी हुई जीवन में पहली बार कि इससे पहले कभी खुशी नहीं हुई थी। क्यों खुशी हुई? क्योंकि आज तक
दादाजी ने सामान लिया, पिताजी ने भी लिया बाजार की मार्केट से, हमें भी लेते लेते 30 साल हो गया था, पर कभी 6 रुपए भी नहीं आया, लेकिन 604 रुपए की इनकम है और ये मेरी पहली इनकम है। और जीवन में कोई भी चीज जब पहली बार मिलता है ना, बहुत खुशी होती है। यस। पहली पत्नी तो खैर एक ही होती है, लेकिन पहला बच्चा हो, पहली गाड़ी हो, कुछ भी हो, पहली नौकरी हो, पहले जॉब हो, जो मिलते हैं हम बहुत खुश होते हैं। ये मेरी इनकम आई 604 रुपए, मैं बहुत खुश हुआ। यस। दूसरे महीने फिर दुगुना उत्साह के साथ में काम किए, दुगुना मेहनत किए, इनकम भी दुगुना आया, 1191 रुपए। तीसरे महीना और मेहनत के साथ में काम किए, खूब काम किए और इनकम आया 2701 रुपए। फिर इस तरीके से धीरे 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 हम काम करते रहे। इस महीने का रॉयल्टी अचीवर बना 32 महीने बाद इनकम थी 1 महीने की 38,000। 32 महीना लगा मुझे आरसम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए। Yes. 1 महीने की इनकम थी 38,000 रुपए की। इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बना 40 महीने में, इनकम थी 1 महीने की 45,000 रुपए की। 60 महीने बाद, 5 साल के बाद इस बिजनेस का एमराल्ड अचीवर बना, इनकम मेरी आई 1,30,000। अगस्त सितंबर 2009, ये सितंबर का महीना हमारे लिए बहुत खास महीना। यस। फिर मार्च 2019 में इस बिजनेस का स्टार एनुअल बना, 1 महीने की इनकम थी 2,16,000। अब पिछले साल इसी सितंबर के महीने में इस बिजनेस का रूबी बना। Yes. रूबी की मेरी जो हाईएस्ट इनकम है ये 3,84,000 रुपए 1 महीने की। ये पैसे मेरे घर में है, ताली आप बजा रहे हैं। हमको भी चाहिए। बाकी लोग क्यों बजा रहे हैं? ये तो बोल के अपनी बात बता रहे। जी सर, अपने को भी चाहिए। चलिए, ये आपको भी आ सकता है। और अभी तक मेरे घर में लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम इस बिजनेस के माध्यम से आ सकता है। आज की मीटिंग कितने बजे बुलाया गया था, आप लोग बताइए। 10:30 बजे। अब कितने लोग 10:30 बजे यहाँ पर आ गए? 10:30 बजे आ गए थे? उससे पहले आया था, लगभग 10 यहाँ का आयोजक कौन है? सूर्य जी, कितने लोग आए थे बताओ? 10:30 बजे कितने लोग आए थे? लगभग 6-7 लोग। 6-7 लोग। कौन कौन थे 10:30 बजे? हाथ खड़े कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बसन एक साथ 10 हाथ खड़ा हो गया। बोलते 6-7 लोग है, बताओ। एकदम से पीछे आए सर। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जो लोग आए थे, मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइम के मामले में पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज ये तो हमारा अड़ेगा है, छत्तीसगढ़ है। यस। आज तो हमारे पास में भरपूर टाइम होता है, लेकिन जब इस बिजनेस को लेकर पढ़े लिखे लोगों के पास में जाएंगे तो उनके पास में टाइम नहीं। हम बोलेंगे 2 घंटे की मीटिंग है और बुला करके 4 घंटे तक हम मीटिंग करेंगे, 10:30 की मीटिंग 2:30 बजे खत्म करेंगे। हमारे साथ कोई व्यक्ति आएगा? No. नहीं आएगा। बॉम्बे में, बॉम्बे जैसे सिटी में लोग बताते हैं कि लोगों के पास में टाइम बताने के लिए टाइम नहीं रहता। यस। आज तो मैं अड़ेगा में जाकर के पूछूंगा सूर्य जी का घर कहाँ है, तो लोग वापस आके बताएंगे और बोलेंगे चलो मैं आपको सूर्य जी के घर में छोड़ देता हूँ। ये इतना समय हमारे पास में रहता है। और बॉम्बे में क्या होता है पता है? जब आप किसी से पूछेंगे भाई साहब टाइम कितना, चलते चलते वो बोलेगा 12:55 हुआ। आप वहां पूछेंगे तो वहां पहुंच करके जोर से बताएगा। समय नहीं है लोगों के पास में, और हमारे पास में इतना समय है। समय का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, फिजिकल मीटिंग जैसे इस मैंने शुरुआत हुई थी, मैं आप सभी को मैसेज भेजा था कि जो भी साथी आएंगे वो डायरी पेन लेकर के टाई सूट के साथ में आएंगे। Yes. कितने लोग हैं जो टाई सूट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं? बाकी लोग 4-5 लोग हैं। और ये सब स्टेज में ही आए थे, अब इन्हीं को पैसा आ रहा है और हमको पैसा नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। कितने महिलाएं हैं जो आरसम की साड़ी में आए हैं? अब हम बाहर का साड़ी पहनेंगे। सूर्य जी किधर है? क्यों सर? पिकअप सेंटर में साड़ी नहीं है? हम बाहर का साड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी हमारे घर में आएगा क्या? वो तो फिर दुकानदार के घर में आएगा। आपको भी चाहिए कार, आपको भी चाहिए गाड़ी, तो उसके लिए चाहिए आरसम की साड़ी।
उसके लिए चाहिए आश्रम की साड़ी, तब वो आपके पास में आएगी। ठीक है, यदि लंबी लंबी चाहिए गाड़ी तो घर में लाना होगा आश्रम की साड़ी। और हम साड़ी लाएंगे बाहर का तो गाड़ी किसके पास जाएगी? बाहर वाले के पास जाएगी। सही बात। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट कभी न कभी खेला है? एक आध दिन भी, एक आध बार भी ऐसे बैट को पकड़े होंगे? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। सॉरी जी, आप नहीं, एक भी बार? चलो, मैं भी खेला हूं, मेरा हाथ खड़ा मतलब मैं भी खेला हूं। आपने सुना है क्रिकेट खेलने का सचिन को पैसा आता है, यस धोनी को पैसा आता है, यस सहवाग को पैसा आता है। यस इसका मतलब आपको भी आया होगा? हाँ? नहीं आया? मुझे भी नहीं आया। आपने इस बात का कभी अंदाजा लगाया, सोचा कि सचिन को, सहवाग को, धोनी को, इन लोगों को खूब पैसा है, हमको नहीं आया? कभी सोच करके देखें क्यों नहीं आया? हम लोगों ने इसको टाइम पास खेला और उन्होंने क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाया। यस क्या बनाया? प्रोफेशन बनाया। और हम लोगों ने टाइम पास खेला। कैसे खेले? चलो आज घर में खाली है और अपना बेड वाट पकड़ करके ग्राउंड में चले जाते हैं, यही किए ना? यस हम कभी जा रहे थे कहीं, देखे बच्चे लोग वहां पर ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपन भी अपनी गाड़ी साइकिल रख करके अपन खेलने चले गए। Yes. टाइम पास खेले, Yes. शौकिया तौर पे खेले, लेकिन हमने क्रिकेट को अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, इसलिए हमारे पास में पैसा नहीं आया। आरसीएम में भी वही है, आप टाइम पास करेंगे आरसीएम को, आप शौकिया तौर पे कभी आरसीएम की साड़ी ले लेंगे, कभी आरसीएम का हेल्थ गार्ड आई लेंगे, कभी कुछ लेंगे, रेगुलर नहीं करेंगे, आपको पैसा आने वाला नहीं है। पैसा कब आएगा? जब आप आरसीएम को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, तब आपको आएगा। जिन लोगों ने आरसीएम को अपना प्रोफेशन बनाया, आज उनके घर में पैसे आ रहे हैं। कोंडागांव जिला में ये टाई और ये पहनने से जुर्माना उर्माना तो नहीं लगता है? नो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। फाइन वाइन करते हैं क्या? हाँ, मास्क नहीं पहनने का फाइन करते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन ये पहनने का फाइन करते हैं क्या? नो तो मुझे तो लग रहा है किसी ने टाई और ये सूट नहीं पहना है, तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर शायद फाइन वाइन करते होंगे साहब। अच्छा, ये पहनने से हम अच्छा नहीं दिखते क्या? दिखते हैं। कार्टून जैसे नजर आते हैं, नो जोकर जैसे नजर आते हैं, नो कैसे लगते हैं? एक बिजनेसमैन की तरह लगते हैं। तो जब हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, यस तो हमें ये करना है। Yes. कितने लोग हैं जो आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं? चले एक बार तालियां बजा दीजिए। हाथ खड़ा करो या एक दूसरे को देख करके हाथ खड़ा करो, या इसमें करो कि अरे मेरा हाथ खड़ा नहीं होगा तो सर बोलेंगे। आरसीएम कर रहे हैं तो अपने को प्रोफेशनल करना पड़ेगा। ठीक है? Yes. क्या करना है मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज आरसीएम बिजनेस दुनिया का एक ऐसा एकमात्र बिजनेस है जहां पर किसी भी प्रकार की हमें पूंजी लगाना नहीं पड़ता, बिना इन्वेस्टमेंट का व्यापार है, जहां पर किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं है, एक भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। बाहर में आप बिजनेस करेंगे आपको पैसा लगाना पड़ता है साहब। यस बाहर में आप बिजनेस करेंगे आपको 8 घंटे 10 घंटे दुकान खोल करके बैठना पड़ता है। बाहर में आप बिजनेस करते हैं तो किसी दुकान से सामान खरीद करके लाते हैं, किसी और को बेचते हैं, तब वो बिजनेस होता है। बाहर में आप बिजनेस करते हैं, कोई सामान किसी से खरीद करके लाते हैं, उसमें से जो सामान बेचते हैं वो पूरा का पूरा नकदी बिकता है? नो कुछ उधारी भी बिकता है, कुछ उधारी बिकता है। जो सामान बेचते हैं ना, कुछ नकदी बिकता है, कुछ उधारी बिकता है। जो सामान उधारी बिकता है उसका पैसा कुछ वापस आ जाता है, कुछ पैसा डूब जाता है, होता है। यस लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस में आपको कोई किसी प्रकार की कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है, कोई दुकान नहीं खोलना पड़ता है, कोई सामान आपको उधार नहीं बेचना पड़ता है, कोई रिस्क नहीं है। और उसके बावजूद भी आज आपके बीच में 76,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति है। आपको देखकर लालच नहीं लगता कि मेरे घर में भी आना चाहिए? यस कितने लोगों को देख करके लालच लगता है कि मेरे घर में भी आना चाहिए? कितने लालची लोग हैं आप लोग, लगना चाहिए, लालच आना चाहिए, लेकिन लालच आने के बाद ऐसे करके नहीं रहना है, उसके लिए मेहनत करना है, काम करना है। यस किया जा सकता है? यस किया जा सकता है? यस तो आज के बाद से कितने से लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे करेंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। यस आज के बाद से कितने लोग हैं जो कमिटमेंट करते हैं कि अगली बार जब भी मीटिंग होगी, क्या कमिटमेंट करते हैं? मैंने कुछ बोला नहीं हुआ
अगली बार जब भी मीटिंग होगी तो ये आरसीएम का सूट, आरसीएम की टाई, आरसीएम का जूता और ये इस तरह के ये पहन करके आएंगे। यस। मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, अब कुछ लोग पहनते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाएं आरसीएम की साड़ी पहन सकती हैं। यस। हमारी जो बहनें जो होती हैं जिनकी शादी नहीं हो, आरसीएम के सूट पहन सकती हैं। यस। वो किया जा सकता है। ये हम करेंगे तो हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा आपका बिजनेस, आज मैं आपको बताने वाला हूं। आरसीएम बिजनेस करना चाहते हैं? यस। बसंत दिवस करना चाहते हैं? पीछे वाले सभी करना चाहते हैं? यस। जवाब सभी का आना चाहिए। देखिए उस दिन मैं दंतेवाड़ा मेरी मीटिंग थी, जब मैं यहाँ पे खड़े होता था तो इधर वाले जवाब देते थे, उधर वाले हाथ नहीं खड़ा करते थे, जवाब नहीं देते थे। फिर जब मैं उधर पहुंच जाता था तो देख करके हाथ खड़ा करते थे, जवाब देते थे। फिर मैं बोले यार स्टैंड बोर्ड को उठाओ, इधर ले आओ और लोगों की कुर्सी को मुड़वा दो। फिर मैं उधर ही खड़ा हो गया। फिर सब लोग बोलना चालू किए, सब लोग बोलना चालू किए। देखिए हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पैसा कमाना भी चाहते हैं। अब बताओ आप में से कितने से लोग हैं आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपके के सारे रिश्तेदार ज्वाइन कर लिए और सारे के सारे पड़ोसी आप लोगों के ज्वाइन कर लिए? हाथ खड़ा करके बताइए। किसी के नहीं। आप चाहते हैं आपका पड़ोसी ज्वाइन हो जाए? यस। कितने लोग चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आपसे आप ही के साथ ज्वाइनिंग हो? कितने लोग चाहते हैं? चलिए, आप चाहते हैं कि वो तरीका मैं बता दूं कि आपके सारे रिश्तेदार आपके साथ में ज्वाइनिंग हो जाए, आपके सारे पड़ोसी आपके साथ में ज्वाइनिंग हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा तरीका कोई मैं बताऊं आपके रिश्तेदार और पड़ोसी ज्वाइनिंग हो जाए? यस। सभी चाहते हैं? यस। चलिए आज वो तरीका मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है? यस। लेकिन आज वो तरीका मैं बता के जा रहा हूं, लेकिन मानेंगे तब वो बात, तब आपके पड़ोसी रिश्तेदार आपके साथ ज्वाइनिंग होंगे, ठीक है? यस। आरसीएम बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइनिंग होने के 8 दिन के अंदर में उस व्यक्ति को अपना ड्रेस कोड इस तरीके से ये बिजनेसमैन का बना लेना है। यस। और मैं बसंत जी को जब से मैं देख रहा हूं, इन्होंने ज्वाइन किया, ये ड्रेस कोड अपना ये बना के रखा है। मैं राम मरकाम जी को मैं जब से जानता हूं, उन्होंने ड्रेस कोड ऐसा बना के रखा है। मैं नेताम सर को जब से जानता हूं, उन्होंने अपना ड्रेस कोड बना के रखा है, इसलिए इनका बिजनेस चलता है। हमारा ड्रेस कोड नहीं है, इसलिए पड़ोसी को समझ ही नहीं आता, क्योंकि पड़ोसी को तो हमारे पड़ोसी को हम क्या लगते हैं पता है? लल्लू राम लगते हैं। यस। वो बचपन से हमें देख रहा है। Yes. अब हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमारे पड़ोसी को समझ में नहीं आने वाला है। Yes. हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोगों को समझ में आने वाला नहीं। क्यों? तो हमको बचपन से देख रहा है। समझ में तब आएगा जब हमारे अंदर में बदलाव दिखेगा। Yes. तब हमारे पड़ोसी को आएगा समझ में। तो क्या करना है? ये ड्रेस कोड बना करके रखना है, ठीक है? महिलाएं हैं तो बढ़िया आरसीएम की लोगो वाली साड़ी दिखना चाहिए कि दीदी को क्या हो गया, आज बढ़िया, आज नए नए साड़ी पहन करके घर से निकलते। जब आप घर से निकले ना तो ये ड्रेस कोड के साथ में निकले। Yes. और आज मैं वहां पर पहुंचा तो कुछ लोग उसी समय यहाँ पर पहुंचे थे, घर से टाई सूट लगा के नहीं आते, वो यहाँ पर आकर के मीटिंग हॉल में आकर के ये लगा रहे हैं। तो आपके पड़ोसी को पता कैसे चलेगा कि आप बिजनेसमैन हैं? हम जब ऐसा पहनते हैं ना बिजनेसमैन के जैसा लगते हैं, ठीक है? कुछ लोग यहीं पर आकर के फटाफट बांध रहे हैं। अब कुछ लोग घर से लगा के आते हैं भैया, तो क्या करना है? घर से जब आप ऐसा करेंगे ना, अभी आप हो क्या रहा है, पड़ोसी के पास आरसीएम को बताने के लिए जा रहे हैं, पड़ोसी सामने सामने भाग रहा है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पड़ोसी बोलता है इसका प्लान में देखूंगा, मुझे आरसीएम में ज्वाइन नहीं करना है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, इसको तो आज ज्वाइन करा के ही छोड़ूंगा। और आपका पड़ोसी सामने सामने से भाग रहा है, आप पीछे पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे जैसे मैं बताने वाला हूं, आप सामने सामने भागेंगे, पड़ोसी आपके पीछे पीछे भागेगा, भैया मुझे आरसीएम ज्वाइन कराओ, आरसीएम ज्वाइन कराओ। यस। उसके लिए करना पड़ेगा ड्रेस कोड बिल्कुल, और आप अपना एक बैग, कहाँ है, किसी के पास है बैग? ये बैग है, ये मेरा बैग है, इस तरह का ये बैग आपके पास में होना चाहिए। और जैसे ही आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया ड्रेस कोड के साथ में, पहले दिन जब आप घर से निकलेंगे ना, आपकी पड़ोसी देखेगा, और आपके पड़ोसी जब देखेगा ना पहली दिन, क्या सोचेगा पड़ोसी पहले दिन? क्या सोचेगा पहले दिन? पहले दिन जलेगा, जलेगा, जो कुछ भी होगा, जो भी सोच रहा होगा, लेकिन क्या सोचेगा पता है?
पता नहीं ये लल्लू राम आज किसकी शादी में जा रहा है। तो बिजनेस मीटिंग में जा रहा नहीं बोलेगा, आज ये किसकी शादी में जा रहा है। क्यों बोलेगा? क्योंकि जब कभी भी हम किसी की शादी में जाते हैं तो बढ़िया सज करके तैयार होकर के जाते हैं, अच्छा कपड़ा पहन, नए कपड़ा पहन करके जाते हैं। आज हमारे बीच महिलाएं भी हैं, सही बात बोल रहा हूँ ना, हम अच्छा कपड़ा पहन करके जाते हैं। तो पहली बार जब आप पड़ोसी आपका देखेगा ना, यही सोचेगा कि आज ये किसकी शादी में जा रहा है। शाम को वापस आप अपने आश्रम की मीटिंग करके जो भी अटेंड करके आप वापस आए, दूसरे दिन फिर तैयार होकर के फिर इसी ड्रेस कोड में आप घर से निकले, फिर बोलेगा जरूर आज ये किसी और की शादी में आज जा रहा है। अब पड़ोसी एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, दिमाग तो खराब उसका, रोज रोज किसकी शादी में जाता है। चौथे दिन से जैसे घर से सुबह निकलने वाले होंगे, धड़ाम से पड़ोसी आपके घर पहुंच जाएगा, बोलेगे बताओ तो मरकाम जी रोज रोज किसकी शादी में जाते हैं। मरकाम जी बोलेंगे भैया मैं किसी की शादी वादी में नहीं जाता, मैं आजकल एक कंपनी का 45% का पार्टनर बना हूं, कंपनी का मालिक। जैसा ही कंपनी का मालिक शब्द सुनेगा ना उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बोले था तो ये लल्लू राम, लल्लू राम का मतलब मैं जैसा हूं वैसा ही है, जैसे मैं रहता हूं वैसे ये भी रहता है, एक ही स्कूल में हम पढ़े लिखे हैं, मेरे माँ बाप जैसा खाना खिलाते हैं इसके माँ बाप भी यही खिलाते थे। लेकिन क्या हो गया कि पिछले 15 दिन से 5 दिन से अब ये बोला कि कंपनी के 45% का मालिक, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका 45% का मालिक, तो दिमाग खराब हो गया। अब क्या बोलेगा पता है? क्या है बता, क्या बोलेगा? क्या है बता, अभी बता। आप उस समय थोड़ा सा नखरा मानो, तुरंत चालू मत हो जाना, बोलना अभी मेरी मीटिंग है। वो मरकाम की मीटिंग रखवा दी अडेंगा में, और 10 बजे मतलब 10 बजे वो भी साहू सर आ रहे हैं, 10 बजे मतलब 10 बजे उनकी मीटिंग चालू होती है ना, तो बाद में दरवाजा बंद कर देते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, एक काम करना, रात को मैं 8 बजे आऊंगा तो रात को 8 बजे आना। अब आपके पड़ोसी क्या करेगा पता है? रात को 8 बजे आपके घर पहुंचने से पहले वो पहुंच चुका है। और पहले वही पड़ोसी क्या करता था, आप उसको बिजनेस का प्लान दिखाने जाते थे, वो सामने सामने भगता था, मुझे नहीं देखना है, मुझे ज्वाइन नहीं करना है। अब पड़ोसी आपका पीछे पड़ गया, अब मजा आएगा ना? यस। अब रात को 8 बजे जैसे आया आपका पड़ोसी, बोलना अरे यार वो यार साहू है ना, आज जूम मीटिंग रख दी है रात को 8 बजे। एक काम करते हैं, रात को 10 बजे 2 घंटे में मैं खा पी के तैयार हूँ, मीटिंग भी खत्म हो जाएगा, रात को 10 बजे मिलते हैं। यकीन मानिए वो आपका पड़ोसी रात को 10 बजे भी आश्रम का प्लान देखने आएगा। यस। आप बोल रहे हैं यार दिन भर फील्ड में बहुत थका हूं, आज थोड़ा सा आराम करने का मूड हो रहा है, एक काम करते हैं कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह आपके जाने से पहले फिर पड़ोसी आपके घर में सामने आ जाएगा। उनको बोलना नहीं यार आज जरूरी मीटिंग होगी, अभी तो नहीं, रात को 8 बजे मिलते हैं। रात को 8 बजे आप नहीं मिले ना, आपका पड़ोसी मिलेगा, आज नहीं बताओगे कल बच्चे और बीबी के साथ में आकर के तंबू तान करके तुम्हारे घर के सामने भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, जब तक बिजनेस नहीं बताओगे यहां से हटने वाला नहीं। क्या हो गया? क्या हो गया? वही पड़ोसी को बताने जाते थे, वो भगता था, बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है, मुझे तेरा नहीं सुनना है। अब वही पड़ोसी हमारे पीछे पड़ गया। ड्रेस कोड फर्क पड़ता है, यस, फर्क पड़ता है। ये बिजनेस का ड्रेस कोड है कि नहीं? यस। हर व्यक्ति का ड्रेस, हमारे बीच में कोई पुलिस वाला है नहीं। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाला ऐसी आपके जैसे आ जाए, अपने ड्रेस में ना आए, आप पुलिस वाले मानने के लिए तैयार हो? नो। वो बोलेगा, बताना पड़ेगा मैं पुलिस वाला हूँ, कोई गलत काम करेगा तो देखता हूँ, आप डरेंगे नहीं फिर। लेकिन कोई पुलिस वाला आ जाए, वर्दी में आ जाए, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, चुपचाप है, लेकिन वर्दी में है बकायदा, आप कुछ गलत काम करेंगे नहीं। सही बात है? यस। अरे यार हमारे बीच में पुलिस वाला होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये बात है, हर व्यक्ति का ड्रेस कोड होता है, बिजनेसमैन का भी ड्रेस कोड होता है। अभी मेरे हाथ में मुझे एक तो कटोरा दे दो और मैं चले जाता हूँ आपका अडेंगा भीख मांगने के लिए, भिखारी बन के। इस हालत में कितने लोग हैं जो मेरे को भीख देंगे बताइए? कोई नहीं देंगे। कोई नहीं देंगे। भीख तो जरूर नहीं देंगे, लेकिन कोई डंडा देगा, कोई घर से झाड़ू निकाल करके मारे। क्यों? इतना हट्टा कट्टा आदमी पढ़ा लिखा लगता है, सुटेड बुटेड है, काम नहीं कर सकता क्या? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। सोचो भिखारी को भी अपने ड्रेस कोड की जरूरत पड़ती है। और मान लीजिए मुझे भीख चाहिए तो ये सबको निकाल के फेंकना पड़ेगा, कपड़े को फाड़ना पड़ेगा, थोड़ा धूल धक्कर लगाना पड़ेगा,
गाड़ी वाड़ी का वो ऑयल वाइल थोड़ा सा डालना पड़ेगा कपड़े में, है कि नहीं? तब जा करके मैं जाऊंगा तो कोई भी तैयार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ये ड्रेस कोड बहुत जरूरी था। ये आपका ड्रेस कोड हो जाएगा ना, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आप भी इस बिजनेस में 6 महीने में रॉयल्टी एश्योर बनेंगे, आप भी इस बिजनेस के 1 साल के अंदर में टेक्निकल एश्योर बनेंगे। तैयार है साहब? यस किया जा सकता है। Yes. ये आपका इस तरीके से ये नेटवर्क बढ़ेगा। इस बिजनेस में क्या करना पड़ता है, हमें 3 काम करना पड़ता है। पहला काम यहाँ की सामानों का यूज करना। मैंने बताया आपको 100% मेरे शरीर का एक भी कोई चीज है वो आरसीएम के अलावा कोई दूसरा नहीं है। 100% आप सामान उपयोग करेंगे, आप 100, 200, 500, 1000 रुपए ये बचा लेंगे। दूसरा काम करना पड़ता है यहां पर अपने को यहाँ की प्रोडक्टों का सेल करना है, बिक्री करना है, और तीसरा काम करना है हमें अपना नेटवर्क बनाना है। ये 3 काम हमें करना है। कितना काम करना है? 3 काम। 3 काम। लेकिन ये वाला जो पहला काम है ये हमारा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान उपयोग करना कोई काम है? कोई काम नहीं है। पहले हम किसी और की दुकान से लाते थे, आश्रम में आने से पहले, अब आश्रम से ला रहे हैं। वो कोई काम है क्या? नो। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति आश्रम में आने के बाद ही नहाना चालू किया, आश्रम आने के बाद ही हल्दी धनिया नमक खाना चालू किया। नो। हम पहले भी खाते थे पर किसी और की दुकान से। आश्रम में आने के बाद हम यहाँ का खाना हम चालू किया। ये तो कोई काम नहीं है। अब 2 काम है, पहला काम आश्रम के प्रोडक्ट का सेल और दूसरा काम आश्रम का नेटवर्क बनाना। आरसीएम का नेटवर्क बनाना। अब आरसीएम का सेल हम कैसे करेंगे? हमारे पास में होता है साहब एक आरसीएम का डिस्प्ले वाल। क्या होता है? डिस्प्ले वाल। कितने लोग हैं जो आरसीएम का पिकअप सेंटर देखे हैं? कहीं कहीं बही गांव का, विश्रामपुरी का, केसकाल, कांकेर, कोंडागांव। कुछ लोग शायद नहीं देखे, कुछ लोग आश्रम का पिकअप सेंटर नहीं देखे। आश्रम का पिकअप सेंटर के अंदर में 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जैसे कांकेर का कल वंडर वर्ल्ड कप ओपनिंग हुआ। Yes. और कल हमारे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय आए थे उसकी ओपनिंग के लिए। Yes. विधायक महोदय भी आए थे यस कल। तो वहां पर लगभग 25-30 लाख रुपए का एक बड़ा सा वंडर वर्ल्ड खुला है। Yes. जरूर एक बार जरूर उसको विजिट कीजिएगा। Yes. लेकिन आपने आश्रम का पिकअप सेंटर, आश्रम का वंडर वर्ल्ड क्विक देखा होगा, विश्रामपुरी का, बही गांव का, फरस गांव का, केसकाल का देखा होगा। 5 लाख 10 लाख रुपए की लागत लगा करके वो पिकअप सेंटर खोल के रखते हैं। आपको 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं लगाना है, अपने डिस्प्ले हॉल में 10,000 का सामान रखना है। कितने का? 10,000। 10,000 रुपए का सामान आपको अपने डिस्प्ले हॉल में रखना है। डिस्प्ले हॉल में जो सामान रखेंगे उसमें से यहीं का सामान आप उपयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे? अपने पड़ोसी को सेल करेंगे। अपने पड़ोसी को हल्दी धनिया नमक मिर्ची लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। पड़ोसी भी नहाता है कि नहीं नहाता है? नहाता है। कैसे प्रताप? पूछ के देखे हो कभी? कुछ चीजें होती जो पूछना नहीं पड़ता, ठीक है? यस पूछना नहीं पड़ता। हम नहाते हैं, पड़ोसी भी नहाता है, मतलब उनको साबुन लगता है, यस लगता है। Yes. साफ करने के वॉशिंग पाउडर लगता ही है। Yes. हल्दी धनिया नमक मिर्ची पड़ोसी को भी लगता ही है। लगता ही है। तो ये सामान हम पड़ोसी को सेल कर सकते हैं, यूज करेंगे, पड़ोसी को सेल करेंगे। यस साथ में क्या करेंगे? हमारी डाउन लाइन को भी यहीं का सामान देंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। साथ में क्या करेंगे? जब भी हम फील्ड में निकलेंगे तो अपने बैग में ये सामान हम लेकर के चलेंगे। ये हमारा सामान बिकेगा। बैग में हम सामान लेकर के चलेंगे। ये मेरा बैग है, इसके अंदर में सामान है। आपको भी अपना बैग में सामान लेकर के चलना है। यही काम हमें करना है। जिन लोगों को हम सामान देंगे हमारा सामान बिकेगा, हमारे घर में पैसा आएगा। जो सामान उपयोग करेंगे उनको अच्छा लगेगा, हम आश्रम में उनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे, हमारा नेटवर्क होगा। यस ये 2 ही काम अपने को करना पड़ता है। कितने से लोग हैं जो सामान उपयोग करने के साथ साथ में यहाँ के सामानों को सेल भी करते हैं, आसपास के लोगों को बिक्री करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बार अपने लिए शानदार तालियां बजा दीजिए। बेचने का मतलब जैसे सचिन ने क्रिकेट को प्रोफेशनली खेला। बेचने का मतलब अपने को भी प्रोफेशनली बेचना है, ठीक है? यस बकायदा हमारे पास बैग में सामान हो, सामान लेकर के हम जाएंगे तब दिखेगा। डायमंड क्लब, जैसा कि मैंने कहा कि 10,000 रुपए का सामान लेकर के लाना है, अपने आईडी पे बिल कटवाना है। 10,000 का आप सामान लेते हैं तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और आपकी सेल्फ आईडी से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आपका डायमंड क्लब ये हो जाता है। ये 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बराबर आपका डायमंड क्लब, ठीक है? अब आपका डायमंड क्लब क्यों नहीं होता, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आप ये 10,000 रुपए का सामान आप खरीद करके नहीं लाते। जो भी आश्रम का डिस्ट्रीब्यूटर पिकअप सेंटर से 10,000 का सामान खरीद करके अपने आईडी पे लाते हैं तो वो उनका डायमंड क्लब हो जाता है। Yes. ठीक है। अब आपका डायमंड क्लब इसलिए नहीं होता क्योंकि आप 10,000 रुपए का सामान लाते नहीं। अब आप लाते क्यों नहीं है बताइए आप। इसको भी आप बताएंगे कि मैं बताऊंगा? आप बताइए। अब मैं बताता हूँ। आप 10,000 रुपए का सामान इसलिए नहीं लाते क्योंकि आप सोचते हैं कि ये 10,000 रुपए का मैं सामान लाऊंगा, ये 10,000 का मेरा होगा। आपको डर है कि ये 10,000 रुपए का सामान मैं लाऊंगा तो होगा। क्यों सोचते हैं कि ये 10,000 रुपए का सामान नहीं बिका तो क्या बोलते हैं आप? नहीं बिका तो। और मैं बोलता हूं बिक गया तो मैं बोलता हूं बिक गया तो। अच्छा चलो मैं आपकी बात से सहमत हूं, नहीं बिका तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 10,000 रुपए का सामान आपसे नहीं बिका तो। आप यही डर है ना कि सामान नहीं बिका तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बताइए क्या होगा सर? क्या होगा 10,000 का सामान नहीं बिका तो? हाँ? नुकसान में रहेंगे 10,000 का। क्या होगा सर 10,000 का सामान नहीं बिका तो? नुकसान में रहेंगे। क्या होगा सर 10,000 का सामान नहीं बिका तो? आधे लोग बोलते हैं नुकसान में रहेंगे, आधे लोग बोलते हैं फायदे में रहेंगे। चलो मैं सबसे पहले पूछता हूँ नुकसान में रहेंगे। कैसे नुकसान होता है? कैसे नुकसान में रहेंगे? 10,000 नुकसान। 10,000 के सामान को अपने को नदी में पोटली बांध कर ले जा करके विसर्जन करना पड़ेगा। यही होगा ना? नहीं देखना तो नहीं पड़ेगा सर। तो क्या करेंगे? लेकिन लेट से मतलब उसका यूज खपत होगा तो नुकसान कहाँ पे हुआ सर? समय का नुकसान होगा। जैसे अपने के नहीं मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ। जी, हाँ। 10,000 का नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ होने के नहीं हुआ। कहाँ हुआ नुकसान? अब ये बताइए 10,000 का सामान हम पहले उपयोग किए नहीं किए? पता नहीं कितने 10,000 हम खर्चा कर दिए हैं। जब आश्रम में नहीं थे तो ये 10,000 का भी सामान हम लाला के घर से लाते थे दुकान से। वो अलग बात थी। कभी 200 की जरूरत पड़ा तो हम 200 पे लाए, 500 का जरूरत पड़ा तो 500, 1000 तो 1000, 2000 का 2000। अलग बात है कि एक साथ हमने 10,000 का नहीं लाया, लेकिन 10,000 का लाया तो। अब 10,000 का सामान लेने से क्या नुकसान हुआ मैं आपको बताता हूँ। 10,000 का सामान हम जब लेते हैं पिकअप सेंटर वाले को 10,000 पैसा देते हैं। यस। कितना? 10,000। तो पिकअप सेंटर वाला कितने एमआरपी का सामान देता है? लगभग 12,000 का। यानी 2,000 रुपए का छूट यस मिला। यस। 10,000 का सामान लेते हैं, बिजनेस वॉल्यूम कितना बनता है? 5,000 से 6,000। 5,000 से 6,000, हम 5,000 मान लेते हैं। क्या परसेंट होगा जब हमारे नीचे में कोई नहीं होता? 12%। 600 रुपये। Yes. यानी टोटल आपको 26 रुपए का नुकसान ये आपके खाते में आ जाता है। नुकसान ही हमारे खाते में आता है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पैसा मेरे खाते में ना आए, वो लाला के खाते में। और गलती से आश्रम का सामान लेते तो आपके खाते में आता है, और आपके खाते में आता है मतलब आपका नुकसान। नो नुकसान है ना? नो क्या है? फायदा। अरे नुकसान है भाई, क्योंकि आप चाहते नहीं थे और आय करके चाहते थे तो आपका ये फायदा होता, लेकिन आपका नुकसान है। नुकसान है ना? नुकसान नहीं है मेरे दोस्त, ये आपका फायदा है। यही सामान कभी 200, 500, 1000, 2000 करके लाला के दुकान से जब 10,000 के लाते थे ना, ये 26 रुपए पैसा वो लाला के घर में जाता था। जब आप आश्रम से लाते थे ये पैसा आपके घर में आता। यस। और आज मैं आपके डर को निकालने आया हूं, क्योंकि डर निकल जाएगा तो आप ये काम करेंगे। कहा जाता है डर के आगे जीत है। और गब्बर सिंह ने सही कहा, जो डर गया सो मर गया। तो आज के बाद से डरना नहीं है। ये मेरे 10,000 का होगा क्या? 10,000 रुपए लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सामान नहीं बिकेगा। अरे पहले भी नहाते थे ना? किसी व्यक्ति को डाउट? नो। आज से आने से पहले सभी नहाते थे। यस। आज से आने से पहले सभी लोग नहाते थे। जो नहाते थे तो हाथ खड़ा कीजिए, और जो नहीं नहाते थे तो हाथ मत खड़ा कीजिए। सभी नहाते थे। इसका मतलब साबुन लगाते थे, कपड़ा धोते थे। अब धोते थे तो खर्चा करते थे, पैसा किसी और के घर पे जा रहा था।
अरे ये 1 महीने में नहीं बिका, सामान नहीं बिका, घर में 5,000 महीने का खर्चा होता है, 2 महीने में खर्चा कर लेंगे। ये अम्मा सही बता रही थी, बोले थे कि हम घर में उपयोग कर लेंगे, नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। किसी घर में 3,000 का सामान लगता है तो 3 महीने में खत्म होगा, कुछ नुकसान होगा ना, कुछ भी नुकसान होगा, क्योंकि आरसीएम का हर सामान की जो एक्सपायरी है, किसी का 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ये इतना तक का रहता है, यस, कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं। ठीक है। अब आपका सामान क्यों बिकेगा, मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं बिकेगा। आप कितने भी मीटिंग में जा करके जानकारी ले लो, दुनिया का सेलिंग का स्किल सीख लो, दुनिया का सेल्स का महारत जिनको बेचने आता है, वो व्यक्ति जाकर के किसी भी व्यक्ति को चुटकी में बेचना समझा देता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो व्यक्ति के बैग उसके हाथ में नहीं है, बैग में प्रोडक्ट नहीं है। अब दुनिया का महान सेल्समैन भी है जिनके पास में बैग नहीं है, क्या वो कोई प्रोडक्ट बेच पाएगा? नो। क्यों नहीं बेचेगा? क्यों? उनके पास में प्रोडक्ट है ही नहीं। लेकिन एक अडेंगा का हमारे कोई दीदी है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई भी व्यक्ति है जिनको बेचने कुछ भी नहीं आता है, पहले से जन्मजात सीखा नहीं है, लेकिन जिनके बैग में वो प्रोडक्ट है, वो 10 रुपए का ईना बासो वो लोगों के पास में जा करके बता करके वो बेचना सीख जाते हैं। 10 रुपए का साबुन भी वो बेच लेते हैं साहब। यस। 9 रुपए की साबुन है, 10 रुपए एमआरपी है, 10 में बेच लेते हैं, 1 रुपए कमा लेते हैं। धीरे धीरे बता करके वो 20 रुपए का टूथपेस्ट बेच लेते हैं, 60 रुपए का वो फेस वॉश बेच लेते हैं। फिर बेचना बोल करके बता करके फिर बाद में क्या करते हैं, धीरे से वो महिला न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी बेच लेती हैं। यस, न्यूट्रीचार्ज मेन भी हमारे भाई बेच लेते हैं। न्यूट्रीचार्ज का ये गामा ओरिजिनल भी वो बेच लेते हैं। ये गामा ओरिजिनल कितने का है? कितने का है गामा ओरिजिनल? 400। अरे कितने का है सर? 400। 450। आपने लिया कभी? किससे लिए? सूर्य जी से लिए? 25 रुपए वापस मंगना। ये 425 का है, 450 लिया, 25 वापस देना सर इनको। 425 में मिलता है ना डीपी। एमआरपी कितने की है? 565 की। 565। और ऐसा करते करते गांव का पढ़ा लिखा नहीं भी है, लेकिन उनके बैग में प्रोडक्ट रहता है, बता करके कभी तो वो गामा ओरिजिनल भी बेच लेते हैं। और जब गामा ओरिजिनल बेचते हैं ना 565, तो उसमें से क्या करते हैं, 140 रुपया ए वाले जेब में डालते हैं और 425 रुपया ये वाले जेब में। क्यों? क्योंकि पिकअप सेंटर में जब जाते हैं तो 425 से मिलता है, ये वाले जेब में रखते हैं। फिर एक प्रोडक्ट सूर्य जी के पास में जाकर के 425 में ये वाला लेते हैं, और एमआरपी और डीपी का जो डिस्काउंट होता है वो 140 रुपए होता है ये वाले जेब में। एक गामा ओरिजिनल बेच करके 140 रुपए कमा लेते हैं, जो कि दिन भर कमाने के बाद 140 रुपए हमें मिलता है। यस। वो क्यों होता है? हमारे बैग में प्रोडक्ट रहता है, हमारे घर में रहता है, हम बता करके हम सेल करते हैं, सेल हो जाते हैं। ठीक है। Yes. अब साहब आपके घर में प्रोडक्ट है नहीं, आपके घर में प्रोडक्ट है नहीं, आपके बैग में है नहीं, बिकेगा क्या? कुछ नहीं बिकेगा। अब पिकअप सेंटर में सामान पड़ा है तो टेंशन किसका है? आपका है? नो। किसका है? पिकअप पिकअप सेंटर वाले का है। लेकिन पिकअप सेंटर से जब 10,000 का सामान खरीद करके ले आते हैं तो टेंशन किसका होता है? अपना खुद का, आपका होता है। फिर रात को साहब नींद नहीं आती, रात को 2 बजे आपका नींद खुल जाता है, और ये गामा ओरिजिनल आकर के आपको बोलता है, आपके बैग से, आपके डिस्प्ले से निकल करके ये चल करके आपके जहां सोए रहते हैं वहां पर आता है और बोलता है, मरकाम जी मैं आपके घर में रहने के लिए नहीं आया हूं, चलो। वो व्यक्ति का नाम भी बताता है गामा ओरिजिनल। Yes. ये फला दीदी के पास में चलो, फला वो व्यक्ति के पास में चलो, वो उनके पास में चलो, और वहीं पर मुझे छोड़ना, और 565 वो आपको देगा। ये कौन बोलता है? गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल कब बोलता है? जब आपके घर में गामा ओरिजिनल रहता है। यस। अब पिकअप सेंटर वाले को तो उसकी बेचारे की रात की नींद उड़ी रहती है। 10 लाख रुपए का सामान है, आज कौन गामा ओरिजिनल लेने आएगा, आज कौन न्यूट्रीचार्ज लेने आएगा, ये इनका नींद नहीं पड़ता। क्यों? 10 लाख रुपए बेचारा ये लगा के रखा है। यस। तो आपके पास होगा तो बिकेगा, Yes. नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। अब दुनिया का कोई भी महान सेल्समैन जिनके पास प्रोडक्ट है नहीं, कुछ नहीं बेच पाता,
लेकिन हमारे ये गांव के आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे महिला हो पुरुष हो, जिनके बैग में जिनके घर में प्रोडक्ट रहता है, तो वो Yes. प्रोडक्ट बता बता करके वो बेचना सीख जाते हैं। Yes. ठीक है साहब, Yes. सीखेंगे। Yes. जैसे कहा जाता है, सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस हमें करना होता है। कोई भी चीज पहली बार में होता है तो हम सीखते नहीं है। बेचना भी सीख जाएंगे, आरसीएम को चलाना भी सीख जाएंगे। कितने लोग हैं जो साइकिल चलाना सीख गए हैं या साइकिल चलाना जानते हैं? लेकिन एक बार सोच करके देखें, पहली बार जब आपने 6-7 साल की उम्र में पहली बार जब घर से आपने साइकिल घर से निकाला था सीखने के लिए, कितना मुश्किल काम था? बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल था। यस। जब आप याद करके देखो, साइकिल में ये वाला पैर को तो डाले थे और ये वाला पैर को भी जब दूसरा पैडल में डालने वाले थे तो क्या हो गया था? कितने लोग गिरे थे एक बार बताओ। मेरा भी हाथ खड़ा है, इसका मतलब मैं भी गिरा हूं कभी न कभी। Yes. पहली बार जब अपन निकाले थे। अब एक बार याद करके देखो, जब आपने पहली बार गिरा, सबसे पहला काम क्या किया? आप उठे नहीं थे, गिरे गिरा आपने देखा था, कोई देख तो नहीं रहा, फटाफट उठे, आपने कपड़ा से झाड़ा लकड़ को और उसके बाद साइकिल भी उठाई। यही किया ना? यस। उसके बाद आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? नो। साइकिल चलाना छोड़ दिया? नो। क्या किया आपने? दोबारा प्रैक्टिस किया, फिर दोबारा सीखने का प्रयास। सर एक मिनट, दोबारा आपने प्रैक्टिस किया, दोबारा प्रैक्टिस किया, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और उसके बाद क्या हुआ? आज ऐसा है, दोनों हाथ छोड़ करके एक हाथ से मोबाइल और साइकिल हमारा चलता है। यस। ये है। Yes. ऐसा क्यों हुआ? बार 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 प्रैक्टिस करने की वजह से ऐसा हुआ ना? Yes. ये संभव हो पाया। आज हमारे बीच बहुत सारे माता बहने आज हमारे देश में उपस्थित हैं। आप लोग रोटी बनाते हैं? बनाते हैं? कैसे बनता है रोटी? गोल बना लेते हैं? कितने लोग हैं जो आज रोटी गोल बना लेते हैं? बेल करते हैं, बनता है। अब याद करके देखो कि आपकी माँ जिस दिन पहली बार बोली थी बेटा रोटी बनाओ करके, उस दिन भी रोटी गोल बना था? पहली बार बना था? कैसे बना था? वो अड़ेगा का नक्शा बना रहा होगा, गोंडे का जिला का नक्शा या छत्तीसगढ़ यही बना रहा होगा। उस दिन क्या कहते पता है? जब माँ पहली बार रोटी बनाने के लोगों को बोली तो पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान और पूरा जम से ऐसे बेलन को पकड़े थे। वो जो आटा का जो गोला है ना, उसी को देख रहे हैं, फिर भी वो रोटी कभी गोल नहीं बना पहली बार। सच बोल रहा हूँ? यस, सही। लेकिन बार 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 प्रैक्टिस करने के बाद आज क्या होता है पता है? वो मायके से फोन आता है, मोबाइल से बात कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे उसको, फोन इधर बेले, इधर से सब्जी में चम्मच भी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी गोल बनता है। क्यों बनता है? बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से। हम आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में बार बार लोगों को बताएंगे, प्लान बार बार दिखाएंगे, हमारा भी आरसीएम बिजनेस परफेक्ट हो जाएगा। वापस से मैं बसंत जी को बुलाऊंगा, एक बार आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। कैसा लगा मीटिंग?